हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन वे के धमाकेदार दोस्तों प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे, फटाफट से सेशन को शेयर कर देंगे और दिल से लाइक कर दीजिए। जिन भी बालक बालिकाओं ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम एवरी मंडे को एक रीजनिंग के टॉपिक के साथ में आपके सामने आते हैं, जिसके अंदर पूरे कंसेप्ट से लेकर हम लोग साथ में डिस्कस करते हैं सारे लेटेस्ट पैटर्न्स को और प्रैक्टिस भी करते हैं साथ में। तो मेरे भाई, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इनइक्वलिटी साइन कंक्लूजन, जिसको हिंदी में हम लोग चिन्ह निष्कर्ष के नाम से भी जानते हैं। और ये लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर आता है, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे वो एसएससी के हों, या फिर स्टेट लेवल के पुलिस या पटवारी के एग्जाम्स ही क्यों ना हो, सभी में आज ऐसा कोई पेपर बचा ही नहीं जिसके अंदर दोस्तों साइन कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए हों। लेटेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आप लोग कह सकते हैं, इक्के दुक्के क्वेश्चन आते रहते हैं इसके, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि मैंने बोला कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम पर दोस्तों हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सिलेक्शन वे के नाम से दोस्तों टेलीग्राम भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो मेरे भाई एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहां पर दोस्तों आज से ही आपको बेहतरीन लाजवाब शानदार बैचेस से रिलेटेड जो क्लासेस हैं वो भी देखने को मिलने वाली हैं। जी हां, यानी कि आप सभी को मैं बता दूं कि अपना नया फाउंडेशन बैच, जो कि रेलवे के लिए एक डेडिकेटेड बैच है, रेलवे फाउंडेशन बैच 4.0, जिसमें सभी टीचर्स की सभी धमाकेदार क्लासेस आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाली हैं। इवन आपको पूरी की पूरी थ्योरी, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन, पीडीएफ प्रिंटेबल नोट्स और साथ ही साथ 2 साल की वैलिडिटी भी आपको मिलती है मात्र 999 रुपीज में। और हां, आपके लिए ऑफर भी चल रहा है, जाके आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। गगन प्रताप सर आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, मैं दीपक सर आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं, हरीश सर आपको साइंस पढ़ा रहे हैं और जीत राणा सर आपको मेरे भाई कंप्लीट जीके से रिलेटेड जो भी अपनी हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, करंट अफेयर्स हो गया, सब आपको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। बैच अपना 1 मई से ही स्टार्ट हो गया है, लेकिन साइंस और रीजनिंग की क्लासेस आज से आपके लिए सामने प्रस्तुत होने वाली हैं, तो आप लोग बिल्कुल जाइए, जाके बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कैलेंडर की डेमो क्लास अपनी सुबह 8 बजे ऑलरेडी हो चुकी है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री रखी गई है, आप लोग जाके चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्लास से आपको सीधा डायरेक्टली पेड क्लासेस में आना है, जो कि सिलेक्शन वे ऐप पर मिलेगी। तो चलते हैं मेरे भाई। सबसे पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, क्या करना है आपको, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर जाइए, इसे डाउनलोड कर लीजिए। लाइव बैचेस में आपको सारे बैचेस आपको दिख जाएंगे, ठीक है, करेक्ट है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इनइक्वलिटी नाम से ही पता लग रहा है, साइन कंक्लूजन यानी कि चिन्हों से संबंधित जो भी चीजें होंगी वो आप लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हो। देखिएगा इधर, चलिए एक सेकेंड, आइए करते हैं स्टार्ट। साइन कंक्लूजन, ठीक है, क्या करने वाले हो आप, साइन कंक्लूजन यानी कि चिन्ह निष्कर्ष, ठीक है। इसका नाम क्या है दोस्तों, चिन्ह निष्कर्ष। आप चाहो तो आप इनइक्वलिटी भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप, इनइक्वलिटी, ठीक है। आप इसे चाहें तो इनइक्वलिटी भी बोल सकते हैं भाई। साइन कंक्लूजन, इनइक्वलिटी अर्थात चिन्ह निष्कर्ष। देखिए इधर
सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है ये कुछ साइंस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, वो आपको अच्छे से पते होने चाहिए। जैसे कि ये वाला साइन, ये वाला साइन और ये वाला साइन, किसको क्या बोलेंगे इस पर दोस्तों हम लोग पूर्णतया से बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे। आपने पढ़ा भी होगा कि जिधर मुंह खुला होता है ये बड़े को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए मैंने लिख दिया ए और ये वाला साइन बना दिया, तो आप इसको कैसे रीड करेंगे कि ए बी से बड़ा है। जिधर मुंह खुला होता है वो बड़े को रिप्रेजेंट करता है, ए इज ग्रेटर देन बी। या मैं ये भी कह सकता हूं कि बी ए से छोटा है। जिधर मुंह बंद है, यानी कि ये देखिए यहां पर इसको मुंह खुला बोलेंगे जो ए की तरफ है, पीछे वाला हिस्सा ये है, इसको हम बोलेंगे कि ये मुंह बंद है। हम इसको ऐसे रीड करेंगे ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है, ठीक है। इसको रीड करेंगे आप ए इक्वल टू बी और इसे रीड करेंगे आप ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है, या तो ये बोलिए या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि बी ए से बड़ा है, क्योंकि अब मुंह किसकी तरफ खुला है, बी की तरफ खुला है। तो यानी कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है इसी पर बेस्ड होने वाला है। साइन इनको बोला जाता है और इन्हीं से रिलेटेड दोस्तों आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन मिलेंगे, अर्थात कथन और निष्कर्ष मिलेंगे। कौन सा निष्कर्ष किस प्रकार से फॉलो करेगा ये हम लोग आगे सीखने वाले हैं प्रॉपरली, परंतु उससे पहले सीखने वाले हैं प्रॉपर थ्योरी, ठीक है। क्या सीखेंगे आप लोग? प्रॉपर इस चैप्टर से रिलेटेड जो इसकी थ्योरी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंप्लीट थ्योरी हम लोग डिस्कस करने वाले। थ्योरी डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, ठीक है, वो आपको सीखने बहुत जरूरी है। आपको रीड करना आना चाहिए कि किस साइन से रिलेटेड चीज को क्या बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों मैंने लिख दिया ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। दूसरा मैंने लिख दिया ए लेस देन बी, करेक्ट। मान लीजिए मैंने लिख दिया ए इक्वल टू बी, इसको मैंने लिख दिया ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसको मैंने लिख दिया ए लेस देन इक्वल टू बी। तो इसको कैसे रीड करेंगे, आइए रीड करना सीखते हैं। मैं यहां लिख भी देता हूं। इसको क्या बोलेंगे आप? ए बी से बड़ा है, यही तो बोलोगे आप। क्या बोलोगे? ए बी से बड़ा है, सही है। इसे आप क्या बोलेंगे? ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है। इसे आप क्या रीड करेंगे? ए बी के बराबर है। क्या है भाई साहब? ए बी के बराबर है। इसे आप क्या रीड करेंगे? ए बी से, ए बी से बड़ा और साथ में बराबर भी है ना, ए बी से बड़ा और बराबर है। और अब आप इसे रीड करेंगे कि ए बी से छोटा और बराबर है, ठीक है, करेक्ट है। ध्यान से देखिएगा, ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है, ए इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए बी से बड़ा और बराबर है, ए लेस देन एंड इक्वल टू बी, ए बी से छोटा और बराबर है। लेकिन मेरे भाई इसके अलावा भी सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। आइए इन्हें भी देख लेते हैं। मान लो मेरे भाई कि कहीं पर मैंने लिख दिया कि ए बड़ा और बड़ा, या सॉरी पहले मैं लिख देता हूं ए बी से बड़ा नहीं है, ये मैंने काट दिया। तो आप इसको रीड कैसे करेंगे? आप इसको रीड ऐसे करेंगे, देखिएगा इधर ध्यान से। आप इसको बोलोगे कि ए बी से बड़ा नहीं है ना, ए बी से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? ए बी से बड़ा नहीं है। अब आपने रीड तो कर लिया कि ए बी से बड़ा नहीं है। सर ये बोल रहा है कि ए बी से बड़ा नहीं है, अर्थात क्या हो सकता है कि ए जो है वो बी से छोटा हो सकता है। और क्या हो सकता है? सर ए बी के बराबर भी हो सकता है। सही है कि नहीं? करेक्ट है। ए बी से बड़ा नहीं है। अब बड़ा नहीं है का मतलब ही क्या हुआ कि वो छोटा और बराबर है। सही है कि नहीं? करेक्ट है। मान लीजिए दोस्तों मैंने बोल दिया कि ए, ठीक है,
ए बी से छोटा नहीं, इसको कैसे रीड करोगे कि ए बी से छोटा नहीं है, छोटा नहीं हो सकता। तो फिर क्या बचा भाई, अब बताओ क्या बचा, एक साइन बचा बड़े का, एक साइन बचा बराबर का। तो ए बी से बड़ा हो सकता है या ए बी के बराबर हो सकता है। करेक्ट है कि नहीं है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से कि यस सर बिल्कुल सही है। भाई ए बी से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है का मतलब ही क्या है कि या तो बड़ा है बराबर है। करेक्ट है, यस और नो, जल्दी से बताइए। करेक्ट है ए। अब मैंने बोला अगर आपको कि ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है। बीच में लाइन दे दी मतलब काट दिया, नहीं को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर ए बी के बराबर नहीं है अर्थात ए बी से बड़ा भी हो सकता है या ए बी से छोटा भी हो सकता है, दोनों में से कोई सी भी चीज हो सकती है। परंतु भाई साहब अगर उसने ऐसा बोल दिया कि ए बी से बड़ा और बराबर नहीं है, या फिर वो ये भी बोल सकता है कि ए बी से छोटा या बराबर नहीं है, तब आप देखिएगा इधर दोस्तों, ध्यानपूर्वक अच्छे से समझिएगा। इसका अर्थ क्या निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा कि ए, भाई इसको रीड कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये देखिए, ये बड़े का साइन, ये बराबर का साइन और बीच में से काट दिया, तो आप इसको बोलोगे ए बी से बड़ा और क्या नहीं है और बराबर नहीं है, ए बी से बड़ा और बराबर नहीं है। ठीक है, इसको क्या रीड करोगे कि ए बी से छोटा और बराबर नहीं है। सही है, ये रीड करेंगे। इसका अर्थ क्या निकलेगा दोस्तों, अब आप देखिए। अब वो कह रहा है कि पहला ए बी से बड़ा और बराबर नहीं है अर्थात ए बी से क्या होगा, छोटा होगा। ए बी से छोटा और बराबर नहीं है, अब छोटा नहीं है बराबर नहीं है अर्थात ए बी से बड़ा होगा। करेक्ट है, तो ये चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी हैं। यही इसके बेसिक कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है कि आपको रीड करना आना चाहिए भाई साहब। ठीक है ना, अगर आपको रीड करना नहीं आया तो फिर दोस्तों बहुत समस्या होने वाली। इसलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट से कि हमें रीड करने आने चाहिए। चिन्हों से संबंधित जो हमें कथनों में चीजें दी हुई होंगी उनको रीड करेंगे हम लोग इस प्रकार से। ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है। ए इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए बी से बड़ा और बराबर है। ए लेस देन इक्वल टू बी, ए बी से छोटा और बराबर है। ठीक है, रीड करना आना चाहिए। अगला, ए नॉट इक्वल टू ए नॉट ग्रेटर देन बी, इसको क्या रीड करेंगे, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा नहीं है अर्थात वो छोटा और बराबर हो सकता है। ए बी से छोटा नहीं है, ए इज नॉट लेस देन बी, यानी ए बी से छोटा नहीं है अर्थात वो ए बी से बड़ा और बराबर की बात कर रहा है। ए बी के बराबर ही नहीं है अर्थात वो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। ए इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए बी से बड़ा और बराबर नहीं है अर्थात ए बी से छोटा है। ए इज नॉट लेस और इक्वल टू बी, ए बी से छोटा और बराबर नहीं है अर्थात ए बी से बड़ा है। तो ये तो हुआ सबसे पहले रीड करने का कंसेप्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी। क्वेश्चन को समझने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कथन को समझ लो कि कथन कितने प्रकार के आपको दे सकता है, स्टेटमेंट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कथन। कथन दो प्रकार से दोस्तों आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है ना, करेक्ट है। एक हो सकता है सिंगल स्टेटमेंट और एक होता है मल्टीपल स्टेटमेंट। ठीक है, एक तो क्या होता है सिंगल स्टेटमेंट। सिंगल स्टेटमेंट क्या होता है और मल्टीपल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं,
इनको समझ लो भाई पहले, ठीक है, करेक्ट है। देखिए सिंगल स्टेटमेंट क्या होता है, अगर स्टेटमेंट इस प्रकार से लिखा है, यानी एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू सी ग्रेटर देन डी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू ई इक्वल टू एफ, ये अगर ऐसे लिखा है तो इसको बोलेंगे सिंगल स्टेटमेंट, यानी एक ही स्टेटमेंट दिया है। और मान लीजिए दोस्तों आपको मल्टीपल स्टेटमेंट, यानी एक से ज्यादा स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हो सकता है ना, आपको जरूरी थोड़ी कि एक ही स्टेटमेंट मिले, एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी मिल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला स्टेटमेंट दे दिया उसने, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी, फिर यहां पे लगा दिया सेमी कॉलम, ठीक है, फिर दे दिया आपको सी इक्वल टू डी लेस देन ई, ऐसे दे दी, ठीक है, करेक्ट है, दो स्टेटमेंट दे दी। तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ये क्या है, ये सिंगल स्टेटमेंट है, ये क्या है, ये मल्टीपल स्टेटमेंट है, यानी एक से ज्यादा स्टेटमेंट दे रखे हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है, बीच में सेमी कॉलम लगा रखा। तो आपको याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट दे भी रखा है आपको, तो भी आपको इसे सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू सिंगल स्टेटमेंट, कन्वर्ट इनटू सिंगल स्टेटमेंट, आप एक सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए मेरा मेन मकसद ये है कि दोस्तों अगर कोई चीज आप जिंदगी में पढ़ रहे हैं तो एक बार में ही ऐसी पढ़िए कि जिंदगी में दोबारा कभी आपको समस्या ना हो उस चैप्टर से रिलेटेड। अपना मेन कंसेप्ट यही रहता है, ठीक है। अगर आप किसी चैप्टर की थ्योरी अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मेरा मेन मकसद ही ये है कि जो चैप्टर फिर आपने पढ़ लिया है एक बार थ्योरी के साथ मुझसे, तो उसके बाद पूरे आजीवन आपके जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने, उसके कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बार बार यही काम थोड़ी कि आज यहां पढ़ रहे हैं फिर वहां पढ़ रहे हैं फिर तरसों वहां पढ़ रहे हैं फिर परेशान हो रहे हैं फिर देखने बैठ रहे हैं, तो समय की बर्बादी नहीं करनी है, सीधा सीधा एक बार में ही पढ़ लेना है। तो आप ढंग से इस थ्योरी को देख लीजिएगा, ये है सिंगल स्टेटमेंट, ये है मल्टीपल स्टेटमेंट, और मल्टीपल स्टेटमेंट को भी फिर आप सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इसको मैं कन्वर्ट करके बताऊं तो ये देखिए क्या बन गया, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, फिर आगे दे रखा है बी ग्रेटर देन सी, ये एक स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट फिर सी का डी और ई के साथ दे रखा है, क्या दे रखा है, सी बराबर है डी के, तो मैं यहीं पे बना लेता हूं, सी इक्वल टू डी था और फिर डी लेस देन ई था। तो ये देखिए हमने मल्टीपल स्टेटमेंट को किस में कन्वर्ट कर लिया, सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, करेक्ट है। एक एक करके आप लोग चीजों को देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो ये तो बात हुई स्टेटमेंट की, ये है सिंगल स्टेटमेंट, ये है मल्टीपल स्टेटमेंट। अब आगे जो बात करने वाले हैं दोस्तों हम सीक्वेंस की। देखिए स्टेटमेंट जो आपको मिलेंगे वो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको सीक्वेंस में मिले। अब सीक्वेंस में मिलने का अर्थ क्या होता है और सीक्वेंस में न मिलने का अर्थ क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों स्टेटमेंट जो है, जो स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूं, प्रश्न में आपको कथन मिलेंगे भाई, ठीक है ना। अब वो कथन सीक्वेंस में मिलेंगे या सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे उसको भी समझ लेते हैं एक बार। सीक्वेंस में मिलने का अर्थ क्या है, जैसे देखिएगा ध्यान से समझिएगा, सीक्वेंस में मिलने का अर्थ क्या होगा, ठीक है। एक सेम सीक्वेंस, सिंगल सीक्वेंस का मतलब क्या होगा, जैसे देखिए मैंने दिया ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, तो इसको मैं बोलूंगा कि एक सिंगल सीक्वेंस चल रही है। इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये सीक्वेंस में चल रहा है। सीक्वेंस में चल रहा है अर्थात आगे वाला बाईं तरफ और ये दाईं तरफ बोलते हैं, ये लेफ्ट है ये राइट है, यानी कि जब हम बाएं से दाईं तरफ जा रहे हैं तो बाईं तरफ आने वाला दाईं तरफ आने वाले से बड़ा है। तो ऐसे रीड करेंगे, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, क्योंकि जिधर मुंह खुला होता है वो बड़े को रिप्रेजेंट करता है। अब ये तो हुआ सीक्वेंस की बात। अब नॉट इन अ सीक्वेंस, की सीक्वेंस में ना हो, ये तो बात हुई कि ये सीक्वेंस में है। अब मैं बात करूंगा कि सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। तो सीक्वेंस में नहीं है अर्थात कैसा बनेगा स्टेटमेंट, जैसे ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, फिर अचानक से चिन्ह परिवर्तित हो गया, डी बड़ा हो गया सी से, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि यहां पर एक सेम ऑर्डर चल रहा है, हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं,
परंतु यहां पर बड़े से छोटे की तरफ जा रहे थे, फिर अचानक से छोटे से बड़े की तरफ जाने लग गए, अर्थात चिन्ह परिवर्तित हो गए। और जहां पर भी चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं ना दोस्तों, वही हमारा ब्रेक पॉइंट भी कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जहां पर भी चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, साइन चेंज हो गए, साइन क्या हो गए, चेंज, इसको हम बोलेंगे चिन्ह का परिवर्तन। चिन्ह क्या हो गए भाई साहब, चिन्ह परिवर्तित हो गए। चिन्ह क्या हो गए दोस्तों, चिन्ह परिवर्तित हो गए। अब चिन्ह परिवर्तन को ही हम कहते हैं दोस्तों ब्रेक पॉइंट। क्या कहते हैं, ब्रेक। इसे ही क्या कहा जाता है, ब्रेक पॉइंट कहा जाता है। कि यहां पर चिन्ह ब्रेक हो गए, इसी को हम ब्रेक पॉइंट भी कहते हैं। और ये हमेशा कहां पर दिखेगा, ये हमेशा जब चीजें सीक्वेंस में ना दे रखी हो तब दिखेगा। यानी एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में हम चल रहे थे, बड़े से छोटे की ओर चल रहे थे, फिर अचानक से सी से जब डी की तरफ देखा तो डी बड़ा हो गया सी से, ए बड़ा था बी से, बी बड़ा था सी से, लेकिन भाई साहब अब डी बड़ा हो गया सी से। सही है कि नहीं, करेक्ट है। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेक पॉइंट बोलते हैं, इसी को हम चिन्ह का परिवर्तन बोलते हैं। तो कभी तो आपको सेम सीक्वेंस एक ही ऑर्डर में मिलेगा, यानी कहीं पर भी कोई ब्रेक पॉइंट नहीं होगा, और कहीं पर भी आपको, कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि स्टेटमेंट आपको सीक्वेंस में ना मिले, ब्रेक पॉइंट्स उसके अंदर दिखें, एक भी दिख सकता है, दो भी दिख सकते हैं, बहुत सारे ब्रेक पॉइंट भी दिख सकते हैं। ठीक है, करेक्ट है। तो बात समझ में आ गई। सबसे पहले हमने क्या सीखा सर, चिन्हों से संबंधित यानी साइन कंक्लूजन को हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें ये रीड करना आना चाहिए कि ग्रेटर इक्वल लेस से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ फिर स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा हमने, सिंगल स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट क्या होते हैं, किस प्रकार के सीक्वेंस को बोला जाता है और सीक्वेंस में ना होने को किस प्रकार से लिखा जाएगा या दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम कुछ कंसेप्ट और रूल्स की बात करेंगे। ठीक है, ये तो हुए बेसिक कंसेप्ट, अब कुछ रूल्स की बात करेंगे। साइन कंक्लूजन्स के अब चलने वाले हैं दोस्तों रूल्स। क्या चलने वाले हैं, रूल्स, जिनको आप बोलोगे नियम। ठीक है ना मेरे भाई, चिन्ह निष्कर्ष के नियम क्या हैं, आ जाइए चिन्ह निष्कर्ष के नियम्स देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि आपको मैंने एक स्टेटमेंट दिया, देखना इधर, मैंने आपको एक कथन दे दिया और कथन कुछ इस प्रकार से है कि ये लीजिए, मान लीजिए मैंने दे दिया आपको ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। ठीक है, ये मैंने आपको कथन दे दिया, सिंपल सा कथन दे दिया। और अब इससे संबंधित मैं आपको एक काम करता हूं, क्वेश्चन का पैटर्न भी समझा ही देता हूं, यानी कंक्लूजन भी दे देता हूं। कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष, यानी जब एग्जाम के अंदर जब दोस्तों आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सीखोगे, मतलब आप करोगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि दो चीजें आपको मिलेगी, एक कथन मिलेंगी और दूसरा निष्कर्ष मिलेंगे। निष्कर्ष एक मिल सकता है, निष्कर्ष एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, निष्कर्ष दो भी मिल सकते हैं, तीन भी मिल सकते हैं, चार भी मिल सकते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं हालांकि मान के चलता हूं कि एक कथन दे रखा है और दो मैंने निष्कर्ष ले ली। पहला निष्कर्ष ले लिया मैंने ए ग्रेटर देन बी, दूसरा ले लिया मैंने ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, मान लीजिए ये ले लिया। अब आंसर के, जब क्वेश्चन का पैटर्न हमने देख लिया है कि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या मिलेंगे भाई साहब, क्वेश्चन के अंदर कथन मिलेगा और निष्कर्ष मिलेगा, तो साथ लगे हाथ आंसर के पैटर्न भी देख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। आंसर किस प्रकार से मिलेंगे, यानी कि हमें जो उत्तर दे रखे होंगे ऑप्शन में वो किस प्रकार से दे रखे होंगे, तो आइए इनको भी देख लेते हैं। वहां लिखा होगा दोस्तों, मान लीजिए पहला ऑप्शन है ए, उसके अंदर लिखा होगा फर्स्ट फॉलो। मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा फर्स्ट फॉलो, पहला अनुसरण करता है। दूसरा ऑप्शन में लिखा है सेकंड फॉलो, अर्थात दूसरा अनुसरण करता है। सी ऑप्शन में लिखा है आइदर और, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, अर्थात या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। डी ऑप्शन के अंदर लिखा होगा नाइदर नोर, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलो, ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता। और ई ऑप्शन के अंदर मैं लिख देता हूं बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो।
अर्थात पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो सिंपल सा लिख सकते हैं कि अगर भाई साहब फर्स्ट फॉलो है तो ए ऑप्शन, सेकंड फॉलो है तो बी ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड आइदर और पता नहीं चल रहा तो सी ऑप्शन, ठीक है। नाइदर नोर का मतलब है फर्स्ट भी फॉलो नहीं कर रहा सेकंड भी फॉलो नहीं कर रहा तो डी ऑप्शन, और बोथ फॉलो यानी फर्स्ट भी फॉलो कर रहा है और सेकंड भी फॉलो कर रहा है तो ई ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट। तब आप देखिए इधर दोस्तों, सबसे पहले इस सीक्वेंस को समझने का प्रयास करते हैं कि आपके हिसाब से आंसर क्या होगा। ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वो है बड़े और बराबर का। तो अगर पूरा का पूरा रिलेशन कहीं पर दे रखा है तो वो तो सही है, ए बड़ा और बराबर है बी से। अब इसने कहा है कि ए बी से बड़ा है, जी बिल्कुल ए बी से बड़ा है, परंतु साथ में बराबर भी है ना, बराबर भी है। तो अगर कहीं पर भी आधा अधूरा रिलेशन आता है, याद रखिएगा, अगर आधा अधूरा, ये आधा अधूरा रिलेशन है ना, पूरा रिलेशन तो बड़े और बराबर का है, ये तो भैया आधा अधूरा रिलेशन है। तो आधा अधूरा रिलेशन आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। और अगर पूरा रिलेशन आया, पूरा संबंध जो करेक्ट संबंध है अगर वो दिया है तो वो चीज सही हो जाएगी। यानी कि पूरा संबंध, पूरा रिलेशन ए और बी के बीच में बड़े और बराबर का है। अब इसने बड़ा और बराबर जहां दे रखा है तो वो तो सही है, लेकिन आधा अधूरा कहीं पर रिलेशन दिया तो वो रॉन्ग हो जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यानी हमारा आंसर क्या बनेगा, सेकंड फॉलो होना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या बना, सेकंड फॉलो, ये मेरा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यानी जिस ऑप्शन में बी होगा उसे मैं टिक कर लूंगा। बात आपको यहां तक समझ में आई कि नहीं है, ये उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन का पैटर्न कैसे मिलेगा, कथन मिलेंगे, निष्कर्ष मिलेंगे, उन निष्कर्षों को हमें चेक करना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा निष्कर्ष गलत है। सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई? चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखिएगा। अब मैं रूल्स की बात कर रहा था कि रूल्स अपन ने स्टार्ट किए हैं, है ना। चलें तो फिर रूल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए रूल्स अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 तो चाहो तो आप इसको भी लिख सकते थे कि अगर आधा अधूरा कहीं रिलेशन आता है तो वो रॉन्ग होगा, ठीक है। इसे आप रूल नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है, इसे आप 1 दे दीजिए, रूल नंबर 1। अब मैं रूल नंबर 2 और 3 आपको समझाता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग अगर इंपॉर्टेंट मार्क कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। जैसे तो हाँ जी, यहां लिख देता हूं ऐसे स्टार बनाता, ठीक है। तो आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ सर ने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, करेक्ट है। आ जाइए, अब आ जाओ भाई साहब, यहां से मैं बताने वाला हूं कि इंपॉर्टेंट क्यों है। देखना इधर ध्यान से। मान लीजिए मैंने कथन लिखा है, सपोज करिए कि मैंने एक कथन लिखा, कथन लिखता हूं मैं, देखिए ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी, ठीक है। एक ये लिखता हूं स्टेटमेंट, और दूसरा मैं लिखता हूं, देखिएगा दूसरा स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, अर्थात कथन देखिएगा इधर ध्यान से। दूसरा मैं लिखता हूं ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक। ध्यान से देखना, अब ए और सी के बीच में क्या रिलेशन निकल सकता है, जल्दी से बताइए। चलिए ए और सी के बीच में रिलेशन निकालना है मुझे, ठीक है। ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, सीक्वेंस भी मैंने सेम रखी है। मुझे ए का सी के साथ रिलेशन निकालना है, मेरा सिंपल सा कंसेप्ट है, मुझे तो ए का सी के साथ रिलेशन निकालना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं निकालना। बात समझ में आ रही है? चलिए मैं कुछ लिख देता हूं, कुछ स्टेटमेंट में लिख देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। दूसरा मैं लिख देता हूं ए ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तीसरा मैं लिख देता हूं ए ग्रेटर देन सी, चौथा मैं लिख देता हूं ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ठीक। सेम कंक्लूजन में यहां भी लिख देता हूं
सेम, ये वाला जो है ना, इसके लिए भी मैं सेम लिख देता हूं ताकि परेशानी ही ना हो, झंझट ही ना हो भाई साहब। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। पहला मैंने लिख दिया a ग्रेटर देन b, दूसरा मैंने लिख दिया a ग्रेटर देन इक्वल टू b, और तीसरा मैंने लिख दिया a ग्रेटर देन c, और चौथा लिख दिया मैंने a ग्रेटर देन इक्वल टू c। चलिए भाई आ जाइए, करते हैं स्टार्ट। तो भैया a और b के बीच में तो रिलेशन आपको पता है कि a और b के बीच में रिलेशन है बड़े और बराबर का। अब यहां पे दे रखा है a बड़ा है b से, तो आप इसको तो रॉन्ग कर दोगे क्योंकि ये आधा अधूरा रिलेशन है। पूरा रिलेशन a और b के बीच में बड़े और बराबर का है, और लेकिन यहां पर सिर्फ बड़ा दे रखा है, तो ये रॉन्ग है भाई साहब। सही है, ये रॉन्ग है। करेक्ट रिलेशन कौन सा होगा? a ग्रेटर देन इक्वल टू b, यानी इसमें सेकंड वाला हो गया। अब a और c के बीच में रिलेशन निकालना है। अगर मुझे a और c के बीच में रिलेशन निकालना है तो मुझे सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। सीक्वेंस क्या कहती है? a बड़ा है b से, b बड़ा है c से, अर्थात a c से बड़ा तो होगा ही भाई। a बड़ा है b से, b बड़ा है c से, हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। आगे वाला बड़ा है, पीछे वाला छोटा है, अर्थात इसको रीड करेंगे a इज ग्रेटर देन c। लेकिन मेरे भाई क्या a c के बराबर भी होगा क्या? तो आप लोग ध्यान से देखिए, a c के बराबर नहीं होगा क्योंकि बराबर का साइन a और b के बीच में आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, a बड़ा और बराबर है b से, b बड़ा है c से, तो a और c के बीच में रिलेशन है a ग्रेटर देन c। बराबर भी नहीं होगा, बराबर तो वो b के साथ में है, c के साथ थोड़ी ना है, आगे तक थोड़ी ना जा रहा है। चिन्ह अगर आगे तक चलता तो भाई साहब ठीक है मान लेते, लेकिन यहां तो चल नहीं रहा था, इसलिए ये नहीं है। यानी a और c के बीच में जो रिलेशन निकल के आ रहा है, इस कथन के हिसाब से ये निकल के आ रहा है a बड़ा है c से। तो a बड़ा है c से, ये वाला तो सही हो गया, लेकिन a बड़ा और बराबर है c के, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि a से c की तरफ जाने पर हमें a बड़ा है c यही मिल रहा है, बराबर तो वो b तक ही जा रहा है, c तक थोड़ी ना जा रहा है, इसलिए ये रॉन्ग है। यानी a और c के बीच में रिलेशन है a ग्रेटर देन c। अब भाई साहब यहां पर ध्यान से सुन लेना आगे खोल के। जैसे a बड़ा और बराबर है b, फिर मैंने लिखा था b ग्रेटर देन c, तो उसकी जगह मैंने यहां पे बराबर का साइन दे दिया है। अब एक चीज याद रख लेना, अगर दो चीजों के बीच में बराबर का साइन है तो याद रखिए वो दोनों एक ही हैं। सबसे पहले तो जहां पर भी बराबर का साइन है उसको सर्किल कर लो, वो दोनों एक ही चीज है। चाहे b को देखो या c को देखो, ये दोनों अगर बराबर हैं तो या तो मैं b को लिखूं या c को लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों बराबर हैं। केवल बराबर का साइन अगर आ जाए दो एलिमेंट्स के बीच में तो याद रखिएगा वो दोनों एक ही हैं। b और c दोनों बराबर हैं तो c को मैं हटा सकता हूं, सिर्फ b ही रह सकता है। या फिर भैया आप b को भी हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, a का c के साथ डायरेक्ट रिलेशन निकल के आ जाएगा। चलिए तो सबसे पहले तो वही a और b के बीच में देखते हैं। भाई a और b के बीच में सर रिलेशन है a बड़ा और बराबर है b से, परंतु यहां तो दे रखा है a बड़ा है b से, तो ये तो हो गया रॉन्ग। a बड़ा और बराबर है b से, जी बिल्कुल सही है, a बड़ा और बराबर है b से, क्योंकि पूरा का पूरा रिलेशन तो यही है। ठीक है, बड़े और बराबर का, ये तो आधा अधूरा रिलेशन था इसलिए इसको रॉन्ग कर दिया। अब बारी आती है a और c की। a और c के बीच में दोस्तों रिलेशन देखना क्या निकल के आ रहा है। ये a लिखा मैंने, ये c लिखा, क्या रिलेशन निकल के आएगा? b और c दोनों बराबर हैं, तो चाहे b लिखूं या c लिखूं क्या ही फर्क पड़ रहा है। a का b के साथ जो रिलेशन होगा वही a का c के साथ रिलेशन होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर ही हैं, एक ही। तो a का c के साथ डायरेक्ट रिलेशन क्या बन गया? a बड़ा और बराबर है c के, a बड़ा और बराबर है c के। भाई साहब ये रिलेशन निकल कर आया। इस वाले कथन से a और c के बीच में क्या रिलेशन निकल के आया था कि a बड़ा है c से, और इस वाले स्टेटमेंट में a का c के साथ क्या रिलेशन निकल के आया कि a बड़ा और बराबर है c के। ये कैसे निकला? ये ऐसे निकला कि सर कथन में अगर दो चीजें बराबर दे रखी हैं तो वो एक ही हैं, सबसे पहले उनको गोला कर लो। अब आगे वाले को देखो कि a का b के साथ रिलेशन है बड़े और बराबर का, तो a का c के साथ जो रिलेशन होगा वो भी क्या होगा? बड़े और बराबर का ही होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज। दोनों को ध्यान से आंखें खोलकर देख लो, तो a
यहां तो ग्रेटर देन सी वाला सही था, लेकिन अब यहां पर ए और सी के बीच में रिलेशन निकल के आ रहा है, ए बड़ा और बराबर है सी के, तो ए बड़ा है सी, ये गलत हो जाएगा, ए बड़ा और बराबर है सी के, ये चीज सही हो जाएगी। तो देखो इधर दोनों क्वेश्चंस के अंदर, मतलब दोनों ही कंसेप्ट के अंदर क्या फर्क है। ये सीरीज चल रही है बड़े से छोटे की तरफ, तो हम बड़े से छोटे की तरफ चले गए, ए और सी के बीच में रिलेशन निकल के आया, ए बड़ा है सी से। लेकिन जब दो चीजें बराबर दे रखी होती हैं तो वो एक ही होते हैं, ठीक है, चाहे बी को लिखो या सी को लिखो, यानी अर्थात ए का बी के साथ जो रिलेशन होगा वही रिलेशन ए का सी के साथ भी होगा, यानी ए का बी के साथ रिलेशन है बड़े और बराबर का, तो ए और सी के में भी रिलेशन क्या होगा, बड़े और बराबर का हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है या नहीं है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया है, इसलिए मैंने इसको आपके सामने इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया है। ठीक है, बात समझ में आई, मजा आया। ठीक है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट अगर आप सीख गए ना तो क्वेश्चन को एंट्री करने में बहुत मजा आएगा आपको, बहुत ही मजा आने वाला। ठीक है, बहुत आनंद आने वाला आपको, यूं समझ लो। करेक्ट है, सही है। चलो अब देखना, इधर मैं एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग मुझे बताइएगा। कथन में मान लीजिए मैंने आपको दे दिया, देखिएगा स्टेटमेंट अर्थात कथन, एक कथन मैंने आपको दे दिया, मान लीजिए ए इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक, और कंक्लूजन में मैं आपसे पूछ रहा हूं, निष्कर्ष में मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहला ए इक्वल टू सी, दूसरा ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। चलो बनाओ, बताओ क्या बोला था मैंने आपको, अभी अभी क्या समझाया थोड़ी देर पहले, कि सर जहां बराबर है उनको तो गोला कर दो पहले, जैसे ए और बी बराबर है ना सर, अब तुम ये वाला रूल मत लगा देना। सर यहाँ पे ग्रेटर का साइन चल रहा था, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ए तो बड़ा हो गया ना सर सी से, तो कहीं तुम्हें ऐसा कर दो ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो ए बराबर होगा ना सी के। जी नहीं, जहां पर बराबर का साइन आ गया सबसे पहले उनको तो आप कर दोगे सर्किल, उनको आप सर्किल कर दोगे, वो दोनों एक ही चीज है, ए और बी बराबर हैं, एक ही चीज है, चाहे ए को लिखो या बी को लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी ए का सी के साथ जो संबंध है वही बी का सी के साथ संबंध है, याद रखिएगा। जैसे देखिएगा इधर, ठीक है, जैसे यहां पर देखिएगा, ये मैं तीसरा पॉइंट भी लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, देखना इधर थर्ड पॉइंट, जैसे मैंने लिख दिया ए सॉरी बी ग्रेटर देन सी, और यहां दे दिया बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। चलो आओ भाई चेक करते हैं, अब देखना मजा आएगा। अब ये दोनों तो बराबर हैं, चाहे ए को लिखो या बी को लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ए का सी के साथ क्या रिलेशन निकल के आया सर, ए का सी के साथ रिलेशन निकल के आएगा ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। सर बी का सी के साथ क्या रिलेशन के निकल के आएगा, बी का भी सी के साथ सेम रिलेशन निकल कर आएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो ए का, अब इसको अगर मान लीजिए बी को छुपा दूं तो देखिए ए का सी के साथ क्या रिलेशन निकला कि ए बड़ा और बराबर है सी के। अब ए और बी अगर दोनों बराबर हैं और ए को छुपा दिया मैंने, तो बी का सी के साथ क्या रिलेशन निकला कि बी बड़ा और बराबर है सी के, सही है ना। अब भाई साहब देख लेना, इधर यहां दे रखा है कि सर ए बराबर है सी के, अरे भाई पूरा रिलेशन ए और सी के बीच में क्या है, बड़े और बराबर का है, तो हम आधा अधूरा रिलेशन क्यों लिखेंगे, केवल बराबर क्यों लिखेंगे, बड़ा और बराबर जो है वो सही है। पी और सी के बीच में जो रिलेशन निकल के आया वो बड़े और बराबर का निकल के आया, तो केवल बड़ा ही हम लोग क्यों लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, बड़े और बराबर का जो साइन है वो सही है। बात आपके समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्लियर है या नहीं है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, जहां पर दोनों चीजें बराबर हैं वो दोनों एक ही हैं, सबसे पहले उनको गोला कर दो, अलग कर दो, फिर कंपैरिजन करो, सबसे बेस्ट। ठीक है, करेक्ट है, आई बात समझ में।
यहां तक आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों ऑप्शन के अंदर हमने आइदर और भी देखा था, है ना, देखा था ना भाई, क्या देखा था, आइदर और भी बन रहा था, या वाली स्थिति भी बन रही थी। तो आ जाओ आइदर और केस को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो रूल हमने पढ़ लिए दोस्तों 2, अब तीसरा रूल पढ़ रहे हैं हम लोग, रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। अब देखिएगा आइदर और केस, रूल नंबर 3, इसको हम बोलेंगे दोस्तों आइदर और केस, या वाली स्थिति। ठीक है, आइदर और केस अर्थात या वाली स्थिति, या वाली स्थिति पढ़ने वाले हो आप अब। ठीक है, अब या वाली स्थिति क्या होती है, या वाली स्थिति 2 चीजों में अप्लाई होती है। या वाली स्थिति के लिए 2 केस होते हैं। ठीक है, करेक्ट है। तो केस नंबर 1 सबसे पहले, केस नंबर 1 देखिए, 2 केस पढ़ेंगे आप आइदर और के, केस 1 केस 2। ठीक है, केस 1 एंड केस 2। देखिए आइदर और वाली स्थिति कैसे अप्लाई होती है। मान लीजिए दोस्तों पूरा का पूरा रिलेशन अगर 2 पार्ट में डिवाइड होके आ गया एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो वहां आइदर और लगेगा। जैसे देखना, मैं आपको एक स्टेटमेंट दे देता हूं, क्वेश्चन से आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने आपको कथन के अंदर दे दिया दोस्तों कि भाई ये लो, मैंने मान लीजिए दे दिया आपको ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन सी, और मान लो ये दे दिया सी ग्रेटर देन डी, सपोज करो। ठीक, एक सेम सीक्वेंस में, और दूसरे में सीक्वेंस चेंज कर देता हूं, जैसे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक, ग्रेटर देन सी, लेस देन डी, और ये ई। 2 सीक्वेंस दे दी, एक सेम सीक्वेंस और एक सीक्वेंस ब्रेक। 2 तरीके से आइदर और दिखेगा। अब जैसे यहां पर देखना मेरे भाई, ठीक है, एक चीज समझिएगा, चलिए यहां भी मैं बराबर का साइन लगा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाइए देखना इधर अब, ठीक है, थोड़ा और पहले तोड़ दें इसको, बेटर रहेगा। जैसे चलिए यहीं तोड़ देता हूं मैं इसको, ताकि यहाँ पे ही तोड़ देता हूँ, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी और ये सी। ठीक है, और ऐसे कर देता हूँ, चलिए चिन्ह परिवर्तित कर दिया मैंने। हाँ जी, तो ये कथन है हमारे, सिंपल से ये हमारे क्या है भाई साहब, ये कथन है। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि सेम सीक्वेंस में आपको दिख जाएगा। तो बाद में आपके नोट्स, जब ये पीडीएफ आप लोगों को आपको मिल जाएगी बढ़िया से, तो नोट्स भी प्रिपेयर होते रहेंगे। ठीक है, करेक्ट है, ये लीजिए। हाँ जी, तो एक कथन ये दिया है और एक ब्रेक पॉइंट वाला दिया है। अब कंक्लूजन भी देख लेते हैं। कंक्लूजन देखना भाई, निष्कर्ष देखिएगा। तो मैं यहां पर ए और सी को कंसिडर करके आपको निष्कर्ष दे रहा हूं। पहला निष्कर्ष मैं आपको देता हूं इसके अंदर कि ए जो है वो बड़ा है सी से। दूसरा मैंने दे दिया ए बराबर है सी के। ठीक है, करेक्ट है, एक तो ये दे दिया मैंने। अब यहां पर भी देख लीजिए, इधर मैंने क्या किया, इस वाले केस में मैंने आपको दिया कंक्लूजन, पहला मैंने दिया आपको ए और सी के बीच में, ए बड़ा और बराबर है सी के। दूसरा दे दिया ए छोटा है सी से। ठीक, आइए
अब इस वाले कथन को दोस्तों ध्यान से देखिए, ए बड़ा और बराबर है बी के, बी बड़ा और बराबर है सी के, सी बड़ा है डी से। इसको हमने ऐसे रीड कर लिया। अब ए और सी के बीच में कंफर्म क्या रिलेशन निकल के आया दोस्तों, बताना फटाफट से यहां पर, क्योंकि यहां पे ए और सी में दे रखा है कंक्लूजन। तो ए और सी के बीच देखिए, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है डी से। तो ए से लेके डी तक बड़े वाला सिंबल तो चल ही रहा है, यानी ए बड़ा है सी से, ये तो निकल गया। ठीक है भाई, ए बड़ा है सी से, ये तो आपका निकल ही गया है 100%, इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं। ए और सी के बीच में क्या रिलेशन निकल के आया कि ए बड़ा है सी से। अब बराबर भी चेक कर लेते हैं। जी हाँ, ए और बी के बीच में भी बराबर है, बी और सी के बीच में भी बराबर है, तो ए से सी तक जाने में हमें बराबर भी दे रखा है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ए और सी के बीच में रिलेशन है बड़े और बराबर का। अब देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, अगर पूरा का पूरा रिलेशन कहीं दे रखा है तो वो सही है, आधा अधूरा अगर रिलेशन होगा तो वो रॉन्ग होगा। तो जैसे ए और सी के बीच में पूरा रिलेशन है सर बड़े और बराबर का, लेकिन याद रखिएगा अगर पूरा का पूरा रिलेशन एक ही प्रश्न में, पूरा का पूरा रिलेशन अगर एक ही प्रश्न में, ठीक है, दो भागों में बांट के आ जाए, एक ही कंक्लूजन के अंदर देखिए दो भागों में बटकर आ गया, तो अब आप नहीं कह सकते भाई ए और सी के बीच में आपको कंफर्म रिलेशन पता है बड़े और बराबर का है। अब आप कह रहे हो कि नहीं ए बड़ा है सी से, सर ये गलत है, आधा अधूरा रिलेशन। तो कोई कहेगा सर अब तो कोई रिलेशन फिर बचा ही नहीं, बराबर वाले को मेरी मजबूरी हो गई, सही लेना पड़ेगा। भाई ए और सी के बीच में कंफर्म रिलेशन आपको पता है बड़े और बराबर का है, और पूरा का पूरा रिलेशन दो पार्ट में डिवाइड होके आ गया। कोई कहेगा सर ए बड़ा है सी, ये गलत है सर, आधा अधूरा रिलेशन है। तो भाई फिर आपकी मजबूरी हो गई ना, ए बराबर है सी, इसको आपको सही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब जब पूरा का पूरा रिलेशन बड़े और बराबर का है, और बड़े को अगर आपने गलत ले लिया तो बराबर वाले को फिर सही लेना पड़ेगा। परंतु कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं भाई साहब, आधा अधूरा रिलेशन अगर मैं इसको चेक करूं कि ए बराबर है सी के, सर ये गलत है, तो फिर उसकी मजबूरी हो गई कि इसको ऊपर वाले को फिर उसको सही लेना पड़ेगा। अगर बराबर वाले को आप गलत कह रहे हो तो बड़े वाले को सही लेना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की दो चीजें हैं, मान लीजिए ए और सी, और उनके बीच में कंफर्म रिलेशन आपको पता है कि बड़े और बराबर का है, और बड़े और बराबर का है, आप कह रहे हो कि बड़ा नहीं है, तो बराबर वाले को सही लेना पड़ेगा, फिर उसको सही लेना पड़ेगा। अगर बराबर वाले को आप गलत बोल रहे हो तो फिर बड़े वाले को सही लेना पड़ेगा। तो अब आप कंफ्यूज हो गए ना। एक ही प्रश्न के अंदर अगर पूरा का पूरा रिलेशन दो पार्ट में डिवाइड होके आ जाए ए और सी को, क्योंकि यहां पर ए और सी के बीच में रिलेशन हमने निकाला है, यहां पर ए और सी के बीच में ही हमें रिलेशन दे रखा है, यानी सीधी सी शुद्ध और छोटी सी भाषा में अगर मैं समझना चाहूं तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं कि अगर पूरा का पूरा रिलेशन एक ही प्रश्न के निष्कर्षों में दो भागों में बंटकर आ जाए तो वो केस किसका बनता है? वो केस आइदर और का बनता है। वो केस किसका बनता है? आइदर और का बनता है। ठीक है, तो पहला क्या बोला मैंने, अगर पूरा का पूरा रिलेशन, मान लीजिए ए बड़ा और बराबर है बी, ये दे रखा है और ये दो पार्ट में डिवाइड होके आ गया, ए बराबर है बी के और दूसरा मैंने बोल दिया ए बड़ा है बी से, यानी कि पूरा का पूरा रिलेशन अगर दो पार्ट में डिवाइड होके आ गया, ठीक है, तो ये केस किसका बनेगा? ये केस बनेगा आइदर और का। ये केस किसका बनेगा? आइदर और का बनेगा। तो पहला केस तो आपको समझ में आ गया, पूरा का पूरा रिलेशन अगर दो पार्ट में डिवाइड होकर आ जाए एक ही प्रश्न के कंक्लूजन्स के अंदर तो वो आइदर और का केस बनेगा। दूसरा आइदर और का केस क्या होता है भाई? यहां तो ए और सी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन था। ये क्या था? डायरेक्ट रिलेशन था। भाई डायरेक्ट रिलेशन आपको पता था कि ए और सी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन पता था, क्या था? ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। लेकिन अब यहां देखिए, क्या यहां पर डायरेक्ट रिलेशन आपके सामने है? नहीं है। अब इस वाले केस में देखिए, ए बड़ा और बराबर है बी से, है ना? ए बड़ा और बराबर है किसके? बी के। दिख रहा है आपको? ए बड़ा और बराबर है किसके? बी के। और फिर अचानक से चिन्ह परिवर्तित हो गए, ठीक है, सी बड़ा हो गया बी से, डी सी से भी बड़ा है और ई डी से भी बड़ा है। यानी आपको मैंने बोला था कि ये ब्रेक पॉइंट है, जहां पर चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं वो ब्रेक पॉइंट होता है। अब वो ब्रेक पॉइंट होता है तो अब हमें पता नहीं है कि ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है। यानी कि अगर पूरा का पूरा रिलेशन दे रखा है, दो भागों में बांट रखा है, ठीक है,
डायरेक्ट रिलेशन, अगर ये तो है डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है, ये तो आपका भाई क्या है, डायरेक्ट रिलेशन, ये तो डायरेक्ट भाई, ये रिलेशन तो क्या था, डायरेक्ट था, पूरा का पूरा एक साथ दे रखा। अब ये इनडायरेक्ट देखिएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट रिलेशन देखिए, पहला तो था डायरेक्ट रिलेशन, दूसरा है दोस्तों इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन देखिएगा, इनडायरेक्ट रिलेशन में क्या है ना, ऐसे दिया हुआ होगा कि ए बड़ा है बी से और ये चिन्ह परिवर्तित हो गया, मान लीजिए, तो अब ए और सी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, चिन्ह परिवर्तित हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है यार, ए और बी के बीच में यहां डायरेक्ट रिलेशन पता था, बड़े और बराबर का है, दो पार्ट में डिवाइड होके आ गया, आइदर और बन गए। लेकिन अब भाई साहब क्या करें, कोई रिलेशन नहीं है, ए और सी के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि ए बड़ा है बी से, और आप इसको रीड करोगे कि सी बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से और सी भी बड़ा है बी से, परंतु ए और सी में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, या कौन बराबर है, ये तो पता ही नहीं है ना, कोई रिलेशन नहीं है। अर्थात तीन रिलेशन हो सकते हैं, ए सी से बड़ा भी हो सकता है, अर्थात ए सी से बड़ा भी हो सकता है, ए सी से छोटा भी हो सकता है, और सर ए सी के बराबर भी तो हो सकता है। तीन रिलेशन हो सकते हैं ना अब तो। सर यहां तो कंफर्म दो ही रिलेशन निकल के आ रहे थे, कौन सा, एक तो बराबर का और एक बड़े का। लेकिन जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा होता है तब तीन रिलेशन हो सकते हैं ना। सर ए बी से बड़ा भी हो सकता है, सॉरी ए सी से बड़ा भी हो सकता है, सर ए सी से छोटा भी हो सकता है, और ए सी के बराबर भी हो सकता है। और अगर ये तीनों के तीनों रिलेशन ही एक साथ प्रश्न में दिखाई दे जाएं, देख लो ग्रेटर और इक्वल भी आ रहा है और लेस भी आ रहा है, तीनों रिलेशन दिख रहे हैं। अब आप बोल रहे हो कि ग्रेटर और इक्वल वाला रॉन्ग है, तो फिर लेस देन वाले को सही लेना पड़ेगा। अगर लेस देन वाले को आपने रॉन्ग ले लिया तो ग्रेटर और इक्वल वाले को आपको सही लेना पड़ेगा। तो याद रखिएगा ये केस भी किसका बनेगा, आइदर और का बनेगा। आइदर और के दो केस बनते हैं, एक केस तो ये बनता है कि डायरेक्ट रिलेशन दो पार्ट में डिवाइड होकर आ जाए, वहां आइदर और लगता है, और जब डायरेक्ट रिलेशन ना दे रखा हो तो तीनों के तीनों सिंबल अगर कहीं पर यूज हो रहे हैं उसी प्रश्न में, तो वो आइदर और का केस बनता है। अर्थात अगर आपको कंक्लूजन में दे दिया ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, दूसरा दे दिया ए लेस देन सी, तीनों ही सिंबल यूज हो गए ना, देख लीजिए आप, तीनों ही सिंबल यूज हो गए, बड़े और बराबर का भी और छोटे का भी। तो ये केस भी किसका बनेगा, आइदर और का बनेगा। ये केस भी किसका बनेगा, आइदर और का बनेगा भाई साहब। तो आइदर और के दो केस होते हैं, एक तो डायरेक्ट रिलेशन जब दे देता है वो दो पार्ट में डिवाइड होके आ जाए तब आइदर और जब डायरेक्ट रिलेशन ना हो तब भाई साहब तीन सिंबल अगर यूज में आ रहे हैं तो आइदर और। ठीक है, करेक्ट है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, मतलब एक ही कथन तुम्हें दूंगा परंतु उससे बहुत सारे कंक्लूजन्स में बनाऊंगा। आपको वन बाय वन जो है ना दोस्तों, यूं समझ लो कि चेक करना है। ठीक है, आपको चेक करके बताना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, प्रैक्टिकली समझते हैं अब यहां पर। ठीक है, मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, ऐसी कहां रिपोर्ट कहां गया है, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, देखिएगा इधर आ जाइए। मैं अब आपको बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं, एग्जाम्पल करवाता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल के लिए अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है ना उसको पूरा का पूरा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक ही प्रश्न से। मान लो सपोज करो कि मैं आपको एक कथन दे देता हूं बढ़िया सा, देखना इधर। ठीक है, मैं आपको एक बढ़िया सा कथन दे देता हूं, ले लीजिए। देखिए एक
लीजिए भाई स्टेटमेंट कथन देखिए। स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिया ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी लेस देन डी इक्वल टू ई इक्वल टू एफ। ठीक, तो करेक्ट इस टाइप का मान लीजिए दे दिया, मान लीजिए और ले लो आप जी ग्रेटर देन एच ग्रेटर देन इक्वल टू आई। सपोज करो ये मैंने दे दिया आपको, इतना बड़ा कथन दे दिया। ठीक है, इसमें बराबर भी दे दिया, ग्रेटर भी दे दिया, लेस देन भी दे दिया, ग्रेटर और इक्वल भी दे दिया, लेस और इक्वल भी दे दिया, सब दे दिए मैंने। ठीक है, करेक्ट है। अब मैं क्वेश्चंस बना रहा हूं दोस्तों, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बनाऊंगा, अब आप ध्यान से देखते जाइए। कंक्लूजन्स बना रहा हूं मैं, ध्यान से देख लेना। अब मैं आपके सामने बना रहा हूं कंक्लूजन्स, बहुत सारे बनाऊंगा कंक्लूजन। जैसे कथन दे दिया मैंने आपको, अब मैं आपके सामने बहुत सारे बनाऊंगा कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष। ठीक है, आप देखते जाइएगा, मजा आएगा आपको। चलिए, एक ही प्रश्न से बहुत सारी चीजें क्लियर कर दूंगा मैं आपको। आइए भाई साहब, पहला प्रश्न बना रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 बना रहा हूं। मैंने बनाया ए ग्रेटर देन बी, दूसरा ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 फिर बनाया मैंने ए इक्वल टू बी, दूसरा ए ग्रेटर देन। क्वेश्चन नंबर 3 पहला बनाया मैंने ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी। क्वेश्चन नंबर 4 ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर 5 ए ग्रेटर देन डी, दूसरा बनाया मैंने ए लेस देन डी। क्वेश्चन नंबर 6 बनाया मैंने ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, फिर बनाया मैंने ए लेस देन एंड इक्वल टू डी। क्वेश्चन नंबर 7 बनाया मैंने ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ए लेस देन डी। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए। ठीक है भाई, चलिए एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले ए और बी है, तो ए और बी में डायरेक्ट रिलेशन क्या है? बड़े और बराबर का। एक तरफ दे रखा है ए बड़ा है बी से, जी नहीं, पूरा रिलेशन बड़े और बराबर का है, तो ये तो सही होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। आंसर क्या बना इसका? सेकंड फॉलो। इसमें तो आंसर क्या बना? सेकंड फॉलो। चलिए इसे देखते हैं। ए और बी के बीच में रिलेशन बड़े और बराबर का है, तो आधा अधूरा कहीं रिलेशन आया था तो वो रॉन्ग। लेकिन अगर पूरा का पूरा रिलेशन दो पार्ट में डिवाइड होके आ गया, जैसे बड़े और बराबर का रिलेशन है, तो केवल बड़ा दिया तो रॉन्ग, केवल बराबर दिया तो रॉन्ग। लेकिन एक ही प्रश्न के अंदर दो कंक्लूजन दे दिए, बड़ा भी दे दिया और बराबर भी दे दिए, तो ये केस किसका बनेगा? आइदर और का। अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर पूरा का पूरा रिलेशन एक ही प्रश्न में दो पार्ट में डिवाइड होके आ जाए, ए और बी में जैसे बड़े और बराबर का साइन है, तो बड़ा और बराबर दो पार्ट में डिवाइड होके आ गया तो आइदर और का केस बन जाएगा।
यहां पर सेकंड फॉलो हो रहा था। क्यों हो रहा था सेकंड फॉलो? क्योंकि पूरा का पूरा रिलेशन जो है नीचे वाले में दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है, करेक्ट है। इसीलिए यहां देखिए ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में रिलेशन है बड़े और बराबर का। आप कह रहे हो कि बड़ा है, आप कह रहे हो कि क्या है भैया, ए बी से बड़ा है, तो आप बोलोगे कि ये रॉन्ग हो गया। आप क्या बोलोगे? ए बी से बड़ा है। भाई ए और बी के बीच में रिलेशन बड़े और बराबर का है, आप बोल रहे हो कि बड़ा है तो रॉन्ग है। आप बोलोगे कि ए बी से छोटा है तो रॉन्ग है। ये केस किसका बनेगा? ये केस किसका बनेगा? नाइदर नोर का, दोनों ही रॉन्ग, ठीक है। चलिए ए और सी को देखिए, ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है, ध्यान से देखना कि ए बड़ा और बराबर है बी के, बी बड़ा है सी के, तो ए और सी के बीच में रिलेशन निकल के आया सर ए बड़ा है सी से, क्योंकि हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो ए और सी के बीच में रिलेशन निकल के आया ए बड़ा है सी से। बराबर ए जो है ना वो बी के साथ है, सी के साथ नहीं है। ए बराबर किसके साथ है? बी के साथ है, सी के साथ थोड़ी ना बराबर है। तो ए और सी के बीच में रिलेशन निकल के आया ए बड़ा है सी से, तो ए बड़ा है सी से, ये सही है। क्या ए सी के बड़ा और बराबर है क्या? तो आप बोलोगे नहीं। आंसर यहां पे क्या निकल के आएगा? फर्स्ट फॉलो। इस वाले क्वेश्चन के कंक्लूजन क्या निकल के आएंगे? फर्स्ट फॉलो। चलिए यहां पर देखिए, अब ए और डी के बीच में देखते हैं। अब ए और डी के बीच में अगर आप आंखें खोलकर देखें तो ब्रेक पॉइंट है, चिन्ह परिवर्तित होगा। ये देखिए यहां है बी सी से बड़ा है, यहां है डी सी से बड़ा है, तो चिन्ह परिवर्तित हो गए। चिन्ह परिवर्तित हो गए तो रूल ये कहता है कि बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। सही है, ए का डी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा, अर्थात ध्यान से देखिए, ठीक है, ये बनाया मैंने सी, ए और सी के बीच में रिलेशन ये है, ए बड़ा है सी से, और चिन्ह परिवर्तित हो गया ये डी, सही है ना। ये ब्रेक पॉइंट है, यानी बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, ए का डी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। कोई रिलेशन नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते, कोई रिलेशन नहीं होगा का मतलब ही क्या होता है, जल्दी से पहले तो ये बताओ। कोई रिलेशन नहीं होगा का मतलब होता है सर ए डी से बड़ा भी हो सकता है, ए डी से छोटा भी हो सकता है, और ए डी के बराबर भी हो सकता है। हमें नहीं पता कौन सा रिलेशन, क्योंकि ए बी से बड़ा है, ठीक है, बी सी से बड़ा है, और डी सी से भी बड़ा है, तो बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, अर्थात तीन रिलेशन हो सकते हैं। ए डी से बड़ा भी हो सकता है, ए डी से छोटा भी हो सकता है, ए डी के बराबर भी हो सकता है। अब ये कह रहा है कि क्या बड़ा है क्या, हमें क्या पता भैया बड़ा है। वो कह रहा है कि छोटा है क्या, हमें क्या पता भाई सब छोटा है। तो क्या आएगा? नाइदर नोर। क्या आएगा? नाइदर नोर, यानी बोथ रॉन्ग, नाइदर नोर, दोनों गलत है। अब यहां पर एक तरफ बोल रहा है कि बड़ा और बराबर है, दूसरी तरफ बोल रहा है बड़ा और छोटा है। चार रिलेशन आ गए यार, ये तो चार रिलेशन आ गए। आइदर और बनाने के लिए भी भाई साहब तीन रिलेशन चाहिए होते हैं, परंतु यहां तो बड़ा और बराबर और छोटा और बराबर, चार रिलेशन दे दी। देखिए कोई रिलेशन नहीं है तो तीन रिलेशन जहां होंगे वो सही होना चाहिए था। दो ही रिलेशन है बड़ा और छोटे का, बराबर का एक बात ही नहीं हो रही, इसलिए दोनों को गलत किया। अब बराबर यहां भी आ रहा है, बराबर यहां भी आ रहा है, दो दो बार दो जगह पर बराबर आ गया, और बड़ा भी आ रहा है छोटा भी आ रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको मैं, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपको। कोई रिलेशन नहीं है तो जहां पर भी तीन रिलेशन होंगे सिर्फ, ये देखिए बड़ा बराबर और छोटा तीनों यूज हो रहे हैं, तो यहां पर बनेगा आइदर और। यहां पर क्या बनेगा? आइदर और। जब ए और डी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो भाई याद रखिएगा, जहां तीन रिलेशन यूज होंगे बड़ा बराबर और छोटा, वहां आइदर और बनेगा। चार रिलेशन यूज कर दिए तो भी गलत है, कोई आइदर और नहीं बनेगा, यानी नाइदर नोर बनेगा। दो रिलेशन यूज हुए तो भी नाइदर नोर ही बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत ही शानदार बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, और क्वेश्चंस आप करोगे आगे तो और भी आपको समझ में आएंगे। ठीक, करेक्ट है। क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, उससे आपको और बेटर तरीके से चीजें समझ में आएगी, और बेटर तरीके से चीजों को समझने के लिए आप क्वेश्चंस करते हैं अब। ठीक है, आ जाइए, चलिए
आइए, तो पहला प्रश्न मैंने आपको एक सेम सीक्वेंस वाला दिया है, सेम सीक्वेंस वाला प्रश्न दिया है भाई मैंने, ठीक है। अब प्रश्न देखिएगा कैसे कैसे आते हैं। देखिए, चिन्ह परिवर्तित हो गया, ये जहां बराबर होता है वो तो एक ही चीज होती है भाई, जहां पर बराबर है पहले तो उनको नोट कर लो, वो तो एक ही चीज है। बी और जी बराबर दे रखा है तो बी और जी तो बराबर है, एक ही चीज है, सही है। रिलेशन किसका पूछ रहा है सर? एम का पी के साथ रिलेशन पूछ रहा है। एम ये रहा, एम बड़ा है इससे और ये बड़ा है पी से, तो एम और पी के बीच में क्या रिलेशन निकल के आया कि एम पी से बड़ा है, सही है ना। ध्यान से देख लो, एम बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं, बी और जी तो बराबर हैं, तो एम और पी के बीच में रिलेशन निकल के आया कि एम बड़ा है पी से, परंतु आपने तो दे रखा है बड़ा और बराबर है, तो ये तो रॉन्ग है। एम और पी के बीच में रिलेशन तो केवल बड़े का था, आप तो बड़ा और बराबर बोल रहे हो, तो रॉन्ग। अच्छा, पी और बी के बीच में बताओ, बी बराबर है जी के, तो बी को लिखूं या जी को लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पी फिर बड़े का साइन, तो बी बड़ा है पी से, जी हां, जिधर की तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो बी बड़ा है पी से, ये सही है। आंसर क्या बनेगा? आंसर बना सेकंड फॉलो। क्या बना भाई आंसर? आंसर बना सेकंड फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाइए, ये तो था सिंगल स्टेटमेंट और ये है अब मल्टीपल स्टेटमेंट, एक से ज्यादा स्टेटमेंट। थ्योरी और कुछ नहीं है, बस आपने जो पढ़ लिया बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको करना है। अब एक से ज्यादा स्टेटमेंट दे दिए भाई साहब। सबसे पहले तो ये देखिए, इनको एक सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों तो एक ही चीज है, ये दोनों तो एक ही चीज है, आप खुद देख लीजिए। Z और A तो एक ही चीज है, Z बराबर है A के, फिर A बड़ा और बराबर है C से, दिख रहा है। C से बड़ा कौन है? M है। और R और Z के बीच में देखिए, R बड़ा था Z से, तो ये दोनों तो एक ही चीज है ना। अब R क्या है? R बड़ा था Z से, तो R को इधर बना दिया, R बड़ा है, तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स को हमने एक सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लिया। अब चलिए R और C के बीच में रिलेशन देखिए, R आगे है C पीछे है, तो R बड़ा तो होगा ही C से, R C से बड़ा तो होगा ही। अब बराबर तो Z और A हैं, बराबर यहां है बराबर यहां बराबर थोड़ी है, तो R और C के बीच में बराबर का साइन तो नहीं आएगा, R बड़ा है C से, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए M और A के बीच में रिलेशन देखिए, सर M ये रहा, A ये रहा, सर यहां तो चिन्ह परिवर्तित हो गए, A बड़ा है C से, यहां पे M बड़ा है C से, तो भैया बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, तो हमें नहीं पता A और M के बीच में कौन बड़ा है कौन छोटा है या बराबर है, तो आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा फर्स्ट फॉलो। बस ऐसे ही चेक करने हैं दोस्तों, अब आपको एक बार आपने कंसेप्ट सीख लिए तो बस अब आपको ऐसे ही चेक करना है। जैसे अब मुझे N और C के बीच में रिलेशन चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि हर बार मैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एक सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करूं, जरूरी नहीं है। यहां पे डायरेक्ट दिख रहा है, N यहां दिख रहा है, C यहां दिख रहा है, सर N यहां रहा, C ये रहा, तो N और C के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है कि N बड़ा है C से, सही है ना। N बड़ा है C से, बराबर तो है नहीं, बराबर तो A और C है, ये थोड़ी ना बराबर है। L और A के बीच में रिलेशन चाहिए मुझे किसके बीच में रिलेशन चाहिए? L और A के बीच में। अब भैया A तो ये रहा, अब आप चाहो तो इसको सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये N, ये बड़ा है A से, बड़ा और बराबर है C के। अब P और N बराबर हैं, ये लीजिए P और N को बराबर कर दिया है। फिर क्या था? P से बड़ा कौन था? देखो L की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो आप इसको बोलोगे कि L बड़ा और बराबर है P से, तो आप इसको बोलोगे कि L बड़ा और बराबर है P से, सही है ना, करेक्ट है। अब L ये रहा, A ये रहा, L और A के बीच में क्या रिलेशन निकल के आएगा? L बड़ा है A से, L बराबर तो यहां है, बराबर यहां है, यहां तो बराबर दे नहीं रखा, इसलिए L और A के बीच में रिलेशन है कि L बड़ा है A से। L क्या है? L बड़ा है A से, जी हाँ। आंसर क्या होगा? बोथ फॉलो। आंसर होगा बोथ फॉलो, दोनों सही, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, अगला देखिए।
आ जाओ भाई साहब। अब ये देखिए ये ब्रेक पॉइंट हो गया, यहां पे देखिए चिन्ह परिवर्तित हो रहा है। जहां पर भी चिन्ह परिवर्तित हो जाए दोस्तों उसको हम ब्रेक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। यानी बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। W और K में रिलेशन पूछ रहा है, यार W यहां है, K यहां है, बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो हमें क्या पता कि K W से बड़ा है या छोटा है या बराबर है। Z और S को देखिए, वही बाईं तरफ वाले दाईं तरफ वाले, बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, अर्थात हम इसको बोलेंगे बोथ रॉन्ग या नाइदर नोर भी बोल सकते हो, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, P और S के बीच में रिलेशन चाहिए। सर P यहां है, S यहां है, दो अलग अलग स्टेटमेंट है। अब आपकी इच्छा है, आप चाहो तो पूरे के पूरे स्टेटमेंट को सिंगल में कन्वर्ट करो, और नहीं करना चाहते तो आप क्या करो, देखिए एक काम करिए, ये देखिए S ग्रेटर देन इक्वल टू N लिखा और P बराबर है किसके, N के, ये लिख दिया आपने, करेक्ट है। ये दोनों तो एक ही चीज है, तो S का N के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन S का P के साथ भी है, यानी S और P के बीच में रिलेशन निकल के आएगा बड़े और बराबर का। क्योंकि देखिए N और P तो एक ही चीज है ना, चाहे N लिखूं या P लिखूं क्या ही फर्क पड़ रहा है। S का N के साथ रिलेशन है कि S बड़ा और बराबर है N के, S बड़ा और बराबर है P के। तो यहां पे दे रखा है कि P बराबर है S के, जी नहीं, पूरा रिलेशन बड़े और बराबर का है, आधा अधूरा रिलेशन आया तो रॉन्ग हो जाएगा। R और N को देख लीजिए, R कहां है N कहां है, तो देखिए सबसे पहले तो R और S में रिलेशन निकाल लीजिए, तो आप बोलोगे कि R बड़ा है सर S से, और S खुद अपने आप में बड़ा है और बराबर भी है किसके, N के। अगले वाले से देख लो, S और N के बीच में क्या रिलेशन है कि S बड़ा और बराबर है N के, और R बड़ा था S से, तो अब N और R के बीच में क्या रिलेशन निकला, सर N और R के बीच में रिलेशन ये निकला जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो हम ऐसे जा रहे हैं, तो R बड़ा है N से, बराबर नहीं है, ओनली R बड़ा होना चाहिए, R बड़ा होना चाहिए N से, लेकिन यहां तो भैया N बड़ा दे रखा है R से, तो ये भी रॉन्ग है। क्या आएगा, क्या आएगा भैया, नाइदर नोर, दोनों रॉन्ग। आगे देखिए K और L के बीच में रिलेशन निकालना। सर K तो इस सेंटेंस में है और L इस सेंटेंस में, दोनों के लिए कॉमन लेटर कौन है, M है, तो आप एक काम करिए L का M के साथ रिलेशन निकालते हैं। सर L का M के साथ रिलेशन ये है, K का M के साथ रिलेशन निकालते हैं। सर K का M के साथ रिलेशन ये लगा दिया। अब ये तो सर ब्रेक पॉइंट हो गया, चिन्ह परिवर्तित हो गए, चिन्ह परिवर्तित हो गए, तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि L और K के बीच में कौन बड़ा है कौन छोटा है या कौन बराबर है, यहां तो बराबर दे रखा, रॉन्ग। M और Q को पकड़ लो भैया, सर M का P के साथ रिलेशन दे रखा है बड़े और बराबर का, P का Q के साथ रिलेशन दे रखा है कि P बड़ा है Q से। अब सर M का Q के साथ अगर रिलेशन देखूं, किसका, M का Q के साथ अगर मैं रिलेशन देखूं तो रिलेशन इस प्रकार से है कि M बड़ा है Q से, M क्या होना चाहिए, M Q से बड़ा होना चाहिए, परंतु बराबर तो ये इसके साथ है, यहां तो बराबर है ही नहीं, तो भैया ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। M बड़ा है Q से, बड़ा और बराबर थोड़ी है, तो आंसर क्या बना, नाइदर नोर। क्या बना भाई साहब, नाइदर नोर। आंसर क्या बनेगा भैया, नाइदर नोर, दोनों ही रॉन्ग। अगला देख लो, E और A के बीच में देख लो। सर ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों तो एक ही चीज है। A और E के बीच में रिलेशन निकल के आया कि A जो है ना वो A बड़ा और बराबर होना चाहिए था E के साथ, लेकिन यहां तो बोल रहा है कि E बड़ा और बराबर है A के साथ, तो ये तो रॉन्ग है। A और P के बीच में रिलेशन देख लो। चलिए अब बनाना पड़ेगा आपको पूरा का पूरा, क्योंकि देखिए A इस सेंटेंस में है, P इस सेंटेंस में है, कॉमन है D, D इसमें फिर भी नहीं आ रहा, लेकिन D का E के साथ जरूर रिलेशन दे रखा है। तो चाहो तो आप शॉर्ट में रिलेशन से चाहो तो बना सकते हो, जैसे A का E के साथ रिलेशन बना लो। पहले क्या बनेगा, A बड़ा और बराबर है F के, F बराबर है E के, सही है। फिर E को देख लो, E ये रहा,
ई बड़ा और बराबर है खुद किसके, ई बड़ा और बराबर है जी से, जी बड़ा है डी से और डी बड़ा है पी से। तो क्या कहीं पर कोई ब्रेक पॉइंट आ रहा है क्या? तो पहले तो ये देख लो जो बराबर है वो एक ही चीज है। क्या कहीं पर कोई ब्रेक पॉइंट है? नहीं है। सीक्वेंस ऐसा चल रहा है बड़े से छोटे की तरफ। तो ए का पी के साथ क्या रिलेशन निकल के आएगा? ए बड़ा है पी से, ए बड़ा है पी से, ये रिलेशन निकल कर आएगा। तो आंसर क्या बना सर? आंसर बना सेकंड फॉलो। क्या बना आंसर? आंसर बनेगा सेकंड फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, अगला देखिए। यहां देखिए टी और आर के बीच में रिलेशन चाहिए। टी का क्यू के साथ क्या रिलेशन है? क्यू बड़ा है टी से। आर का क्यू के साथ क्या रिलेशन है? आर बड़ा और बराबर है किसके? क्यू के, है ना। आर बड़ा और बराबर है किसके? आर बड़ा और बराबर है क्यू के। तो बनाओ भाई साहब, आर और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है आपके सामने है। तो आर और टी के बीच में क्या रिलेशन बनेगा? सर आर और टी के बीच में रिलेशन है कि आर बड़ा होना चाहिए टी से। आर बड़ा है टी से, ये सही है, ये गलत हो गया। तो आंसर क्या बना? सेकंड फॉलो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में? क्वेश्चन करने में आनंद आने चाहिए भाई, ठीक है ना। चलिए यहां देख लीजिए, ठीक है, सेम एक ही सीक्वेंस चल रहा है, बस ब्रेक पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे ये ब्रेक पॉइंट है, यहां पर चिन्ह परिवर्तित होगा। जैसे ये ब्रेक पॉइंट है, यहां पर चिन्ह परिवर्तित होगा। अब टी और क्यू के बीच में रिलेशन बोल रहे हैं। ये रहा भैया टी, ये रहा क्यू। टी बड़ा है एस से, एस बड़ा और बराबर है क्यू से। तो टी और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है? टी बड़ा है क्यू से। जी बिल्कुल, टी बड़ा है क्यू से। आर और टी के बीच में तो कोई रिलेशन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि चिन्ह परिवर्तित हो गए। देख लीजिए, बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। आंसर क्या बना? फर्स्ट फॉलो। क्या बना आंसर? फर्स्ट फॉलो। ठीक है, अभी दोस्तों मैं आपको सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं, कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा चैप्टर में, और कुछ नहीं है। आप आराम से बस सब कंसेप्ट को देखते जाइए और करते जाइए। ठीक है, जो बराबर है वो एक ही चीज है भाई। क्यू और ओ के बीच में रिलेशन चाहिए। सर यहां पर चिन्ह परिवर्तित हो गए, ये देख लीजिए, हो गए। यहां देखिए सर, यहां भी चिन्ह परिवर्तित हो गए। ये क्यू, ये ओ। क्यू और ओ के बीच में कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि चिन्ह परिवर्तित हो चुके। भैया आप आंखें खोलकर देखना, दिखने में आपको ऐसा लग सकता है सर जहां पर भी चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, क्यू का ओ के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अर्थात तीन रिलेशन हो सकते हैं। सर क्यू ओ से बड़ा भी हो सकता है, क्यू ओ से छोटा भी हो सकता है ना दोस्तों। क्यू ओ से बड़ा भी हो सकता है, क्यू ओ से छोटा भी हो सकता है, और तीसरा क्यू ओ के बराबर भी हो सकता है। क्यू और ओ के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। क्यू ओ से बड़ा भी हो सकता है, क्यू ओ से छोटा भी हो सकता है, और क्यू ओ के बराबर भी हो सकता है। अब आंखें खोलकर देखो, इसने क्या किया? इसने आपको बेवकूफ बना दिया। दिखने पे ऐसा लग रहा है कि ये सिंबल एक जैसे हैं, परंतु एक जैसे नहीं है। ध्यान से देखिए, पहला क्या है सर? पहला है Q बड़ा है O से। तो दूसरा क्या है सर? दूसरा है Q की तरफ मुंह बंद है, Q छोटा और बराबर है O से। जब कोई रिलेशन नहीं होता और तीनों के तीनों सिंबल यूज हो रहे हो, तो याद करिए ये आइदर और का केस बनता है कि नहीं बनता है। अभी अभी तो सिखाया था, जब कोई डायरेक्ट रिलेशन ना हो। बताया था ना अभी आपको स्टार्टिंग में, क्या बताया था आपको कि भाई कोई डायरेक्ट रिलेशन ना हो। जैसे ए और डी में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था और तीनों के तीनों सिंबल यूज हो रहे थे, ग्रेटर, लेस और इक्वल, तो आइदर और बन रहा था कि नहीं बन रहा था। लेकिन उसने जान करके आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या दिमाग लगाया? उसने भाई साहब आपको एलिमेंट्स जो थे ना वो सेम करने की बजाय अल्टरनेट दे दिए और चिन्ह समान कर दिए, ताकि आपको ऐसा महसूस हो, ऐसा लगे कि यार ये नाइदर नॉर बनेगा। क्यू और ओ के बीच में कोई रिलेशन नहीं है,
एक तरफ बोल रहा है कि क्यू ओ से बड़ा है, दूसरी तरफ बोल रहा है कि ओ क्यू से बड़ा है, बड़ा और बराबर है। तो भैया थोड़ी अक्कल लगाओ, जब क्यू और ओ के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बीच में ब्रेक पॉइंट आ गया, तो तीन रिलेशन हो सकते हैं। क्यू ओ से बड़ा भी हो सकता है, क्यू ओ से छोटा भी हो सकता है और क्यू ओ के बराबर भी हो सकता है। तो ध्यान से देखो, तीनों रिलेशन यूज हो रहे हैं। इस बेवकूफ ने क्या किया यहाँ पे, मतलब बेवकूफ बनाने के लिए एग्जामिनर ने क्या किया, यहां ओ लिख दिया, यहां क्यू लिख दिया, लेकिन वास्तव में क्या है, ये क्यू ओ से छोटा और बराबर है। तो क्यू ओ से छोटा और बराबर है। तो देखिए ग्रेटर का साइन भी है, लेस का और इक्वल का साइन भी है। तो ये केस किसका बनेगा, आइदर और का, या वाली स्थिति का बनेगा, ना कि नाइदर नोर का। ठीक है, करेक्ट है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है, ध्यान से देख लीजिए। इसका बनेगा ये केस आइदर और का। आ जाइए नेक्स्ट, इसको करिए। आर और एक्स के बीच में रिलेशन चाहिए। आर यहां है, एक्स यहां है, आर बड़ा है एक्स से। अगला डब्ल्यू और एक्स के बीच में रिलेशन चाहिए। डब्ल्यू तो लेकिन अब यहां है, एक्स यहां है। तो एक काम करते, दोनों के लिए कॉमन कौन है, टी। तो पहले तो टी का एक्स के साथ रिलेशन निकाल लो। टी बड़ा है एक्स से और यहां पर डब्ल्यू बड़ा है टी से। डब्ल्यू की तरफ मुंह खुला है ना, तो डब्ल्यू बड़ा है टी से। तो बताओ डब्ल्यू और एक्स के बीच में क्या रिलेशन बना, डब्ल्यू और एक्स के बीच में ये रिलेशन बना कि डब्ल्यू बड़ा है एक्स से। जी हाँ, डब्ल्यू की तरफ मुंह खुला है, डब्ल्यू बड़ा है एक्स से। आंसर आएगा बोथ फॉलो। ऐसे प्रश्न आपको करने हैं, इस प्रकार से आपको प्रश्न करने हैं भाई साहब। चलिए आ जाइए, यहां देखिए ये दोनों बराबर हैं, एक ही चीज है। एच और आई के बीच में रिलेशन चाहिए, लेकिन कॉमन कौन है, जी। एच यहां है, आई यहां है, दोनों में कॉमन जी है। तो पहले तो एच का जी के साथ रिलेशन ये है और आई का जी के साथ रिलेशन कुछ इस प्रकार से है, जी बड़ा और बराबर है आई से। ठीक है ना, तो चलिए देखिए। हाँ तो भाई एच और आई के बीच में रिलेशन देखिए, जी बिल्कुल एच बड़ा है आई से, एच बड़ा होना चाहिए आई से, बिल्कुल सही है। ई और आई के बीच में रिलेशन देख लेते हैं, चलो। ई और आई के बीच में रिलेशन पूछ रहा है अब, तो पहले तो ई का जी के साथ रिलेशन निकाल लो ना। सर ई का जी के साथ रिलेशन कुछ इस प्रकार से, क्योंकि जी एफ से बड़ा है तो जी ई से भी बड़ा होगा, क्योंकि ई और एफ ये दोनों तो बराबर है, एक ही। तो जी बड़ा है ई से। जी का आई के साथ रिलेशन देख लीजिए, जी बड़ा और बराबर है आई से। तो ये ले लीजिए, जी बड़ा और बराबर है आई से। तो अब आप यहां पर देख लीजिए, ब्रेक पॉइंट हो गया। ई और आई के बीच में क्या हो गया, ब्रेक पॉइंट। बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। हम नहीं कह सकते कि बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा, इसलिए आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट फॉलो। इसलिए आंसर क्या बना, फर्स्ट फॉलो। कर सकते हो आराम से ऐसे प्रश्न, करोगे ना। अब कुछ एडवांस लेवल के प्रश्न देखो। कभी कभी क्या होता है ना, डायरेक्ट ग्रेटर और लेस न देकर दोस्तों आपको एट द रेट और इसकी फॉर्म में भी क्वेश्चन देता है। जैसे देखना, मान लीजिए आपको साइड में लिखकर दे देगा कि भैया के अल्फा एच, और अल्फा का मतलब दे देगा ग्रेटर और इक्वल। ई हैशटैग एफ, हैशटैग का मतलब दे देगा ग्रेटर, और बीटा का मतलब लिखकर दे देगा इक्वल, और कंक्लूजन पूछ लेगा। ठीक है, करेक्ट है। तो याद रखिए, अब आपका काम बढ़ा दिया उसने। अब उसने एडवांस लेवल का प्रश्न बना दिया। अब उसने क्या करा कि पहले तो भैया आपको जो भी एलिमेंट दे रखे हैं, या यूं कह सकते हैं कि जो भी अगर आपको दोस्तों सिंबल्स दे रखे हैं उनको परिवर्तित करना है और फिर क्वेश्चन चेक करना है। जैसे स्टेटमेंट को देखिए, इसको बनाते हैं पहले कथन को। के अल्फा का मतलब क्या है, ग्रेटर और इक्वल। तो आप क्या पढ़ोगे कि के ग्रेटर और इक्वल है एच से। फिर भैया ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखेंगे, यहां पर देखिए के और एफ के बीच में बीटा है ना, दे रखा है ना, के बीटा एफ। तो बीटा का मतलब क्या है, बराबर। तो आप इसको पढ़ोगे ऐसे, इसको कैसे पढ़ोगे देखना, के बराबर है एफ के, क्योंकि के बीटा एफ दे रखा है। फिर ई और एफ के बीच में हैशटैग है, हैशटैग का मतलब क्या है, ग्रेटर देन। आप क्या पढ़ोगे कि ई बड़ा है एफ से, है ना। तो ये ले लिए ई, ये बड़ा है एफ से।
अब आप देखिए ये दोनों तो बराबर है, एक ही चीज है। चलिए इनको चेक करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, E बड़ा है H से और दूसरा है H, इस सिंबल का मतलब है लेस देन, H छोटा है F से। तो चलिए चेक कर लीजिए, क्या E बड़ा है क्या H से? जी हाँ सर, E आगे है H पीछे है, E बड़ा है H से, ये तो सही है सर। H और F के बीच में रिलेशन बता दीजिए। ये रहा F, ये रहा H, F और H के बीच में रिलेशन है बड़े और बराबर का, है ना। तो क्या F बड़ा और बराबर दे रखा है क्या? जी नहीं, ओनली बड़ा दे रखा, तो ये रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या बना दोस्तों? फर्स्ट फॉलो। आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट फॉलो। ऐसे करना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के टाइम टेकिंग हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? टाइम टेकिंग। चलिए ये देखिए, इनके मतलब ये दे रखे हैं और अब आपको उसको चेक करना है। तो चलिए बनाते हैं पहले तो। P हैशटैग D, हैशटैग का मतलब ग्रेटर देन है, तो आप क्या बनाओगे? B बड़ा है D से, D वाला देखो उधर लास्ट में दे रखा है, D बड़ा है N से, यहां हो गया। M और N के बीच में डॉलर है, डॉलर का मतलब है लेस देन और इक्वल, इसको क्या पढ़ोगे? लेस देन और इक्वल। तो क्या पढ़ोगे आप? इसको पढ़ोगे आप N बड़ा और बराबर है M से, और इसका मतलब है लेस देन, है ना, इसका मतलब लेस देन है, तो आप इसको क्या पढ़ोगे? M की तरफ मुंह खुल गया, M बड़ा है L से। तो ये तो हो गया हमारा कथन बना लिया। पहले ये क्या बना लिया हमने? कथन बना लिया। अब निष्कर्ष चेक कर लेते हैं। हैशटैग का मतलब ग्रेटर देन है, यानी हमें चेक करना है क्या D बड़ा है M से, और दूसरा चेक करना है क्या B बड़ा है L से। चलिए सर, D यहां पर है, M यहां पर है, बिल्कुल D बड़ा है M से, ये तो कंफर्म हो गया। सर B आगे की तरफ है, L पीछे की तरफ है, हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो B बड़ा है L से। सर ये भी सही है। आंसर क्या बना? बोथ फॉलो। आंसर क्या बना? बोथ फॉलो। बस यही है दोस्तों, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये इतना सही छोटा सा चैप्टर था। उम्मीद करता हूं आपको इस सेशन से काफी कुछ सीखने को मिल गया होगा भाई। ठीक है, बेहतरीन लाजवाब चीजें और क्वेश्चंस आपने देखे। इसके कुछ क्वेश्चंस जो आपको होमवर्क में आपको मिल जाएंगे, उनको आप आराम से घर पे बना लीजिएगा। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं साइन, कंक्लूजन, चिन्ह, निष्कर्ष, सारे बेसिक कंसेप्ट हमने देख लिए इसके। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से चीजें देखनी है ना, स्टेटमेंट्स को कैसे रीड करना है, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। ठीक है, करेक्ट है। इनइक्वलिटी, साइन, कंक्लूजन, या फिर कह सकते हैं आप चिन्ह, निष्कर्ष। क्या कह सकते हैं? चिन्ह, निष्कर्ष। ठीक है मेरे भाई। बाकी आपको इंफॉर्मेशन दोस्तों मैं ऑलरेडी पहले ही दे चुका हूं कि भाई ऐप डाउनलोड कर लेना, है ना। ऐप पर आज से ही न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर रीजनिंग की पहली क्लास दोस्तों अपनी हो चुकी है, जो कि YouTube पर भी डेमो के रूप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कैलेंडर बेसिक क्लास आपको मिल जाएगी डेली। वैसे अपनी जो बैच में क्लासेस चलती हैं वो सुबह 8 बजे चलती हैं। सभी बैचेस की सभी क्लासेस आपको मिल रही हैं। जी हाँ, फाउंडेशन बैच जो कि रेलवे फाउंडेशन बैच 4.0 का नाम ये रखा गया है, ये चौथा फाउंडेशन बैच है दोस्तों सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं। देखो मेरे भाई, तैयारी एक ही बार में होती, बार बार नहीं होती। यूं नहीं कि आज आपको पता है कि 2026 में दोस्तों लगभग यूं मान लीजिए अभी 25-26 के एग्जाम्स, 25 वाले एग्जाम्स अभी खत्म हो जाएंगे, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले। ठीक है, फिर आप सभी को पता है कि दोस्तों 26 की वैकेंसी के जितने भी एग्जाम्स हैं वो सब आने वाले हैं, यानी 2027 तक, 26 और 27 तक कंटिन्यू धड़ाधड़ आप लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं। एनटीपीसी होगा, उसके अंदर ग्रेजुएशन लेवल, अंडर ग्रेजुएशन लेवल, फिर आपको पता है एएलपी आएगा, टेक्नीशियन आएगा, ग्रुप डी आएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आप पैरामेडिकल पोस्ट आएंगी, जीडीसी के एग्जाम्स आएंगे, जेई आएगा। मेरे भाई आपको टाइम मिलने वाला ही नहीं है। ठीक है ना, आप सोच रहे हो कि मैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग तैयारी करूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तैयारी एक ही बार में होगी, कंप्लीट फाउंडेशन बैच के माध्यम से होगी। हर एक सब्जेक्ट आपको मिल रहा है। गगन प्रताप सर खुद आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, रीजनिंग में आपको पढ़ा रहा हूँ। 10 साल से भी अधिक का अनुभव है मेरे को रेलवे की रीजनिंग्स पढ़ाने का। हजारों लाखों बच्चे दोस्तों पूरे में से पूरे नंबर लेकर आए हैं, आप भी लेकर आओगे। इन 3 सब्जेक्ट पर अगर आपने अच्छे से कमांड कर ली, मैथ, रीजनिंग, साइंस, तो आपका नैया वैसे ही पार है। और जीत राणा सर इतनी बढ़िया मस्त बेहतरीन आपको जो है पॉलिटी, हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में, ये आपको मजा आ जाएगा। करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी।
2 साल की वैलिडिटी है इस बैच की। 1 मई से ही दोस्तों मैथ्स की क्लास चालू हो चुकी है, आपकी जीके की क्लास चालू हो चुकी है, साइंस की क्लास और रीजनिंग की क्लास आज 4 मई से अपनी स्टार्ट हुई है, यानी फुल फ्लैश में बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर किसी बालक बालिका को 1-1.5 महीने के अंदर पूरा बैच पढ़ के भी, देखिए ये बैच सबके लिए है, ये बिगिनियर बच्चे के लिए भी है और जिसने बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रखी है, ठीक है ना, जो बहुत ही समय से जो है प्रिपरेशन कर रहा है और 1-2 नंबर से इधर उधर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी ये रामबाण है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिकॉर्डेड बैच की क्लासेस भी मिलने वाली, साथ ही साथ आपको टेस्ट तो मिल ही रहे हैं, सारे अपडेटेड लेटेस्ट कंटेंट के हिसाब से जो टेस्ट है ना वो भी मिल रहे हैं। टेस्ट सीरीज आपको चैप्टर वाइज भी मिल रही है, पूरी की पूरी फुल लेंथ टेस्ट भी मिल रहे हैं। आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है इसके अंदर? एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, सिर्फ वो पढ़ाया जाएगा जो सीधा सीधा आपके एग्जाम में आएगा और बढ़िया तरीके से आप लोग पूरे नंबर लेके आ जाओ, ठीक है, करेक्ट है। तो बहुत मेहनत करी जा रही है दोस्तों इस बैच में, सभी टीचर्स के माध्यम से जाकर इसे ज्वाइन कर लेना और सिलेक्शन वे ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर नहीं की है तो, ठीक है। चाहिए सिलेक्शन वे ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लाइव बैचेस में जैसे ही आप क्लिक करेंगे सारे बैचेस आपको दिख जाएंगे। इसके अंदर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो क्लास की जो पीडीएफ है वो मिलेगी या फिर अलग से शीट भी मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं क्लास में जो कराया जाएगा वो पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की एक पीडीएफ आपको और मिलेगी शीट की फॉर्म में, जिसको आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, प्रिंट निकालेंगे और आराम से घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यानी क्लास पीडीएफ्स तो मिलेंगी ही जो थ्योरी पढ़ाई जाएगी, इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए भी आपको ई पीडीएफ्स मिलेंगी, उनकी आप डाउनलोड करके उनको प्रिंट निकाल के आराम से उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, जम के आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो कर लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।